मॉर्निंग स्टूडेंट, 6th क्लास विज्ञान विषय में हम लोग पार्ट 9 पढ़ रहे थे बेटे। और पिछले 2 दिनों में किसी कारणवश कोई ज़रूरी कार्य था, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। तो कंटिन्यू करेंगे, हम लोग आगे बढ़ाएंगे पार्ट 9 को, सजीव विशेषताएं एवं आवास। और हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के आवासों में रहने वाले जो जीव हैं वो अलग अलग तरह की अनुकूलताएं रखते हैं या उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखो, विभिन्न आवासों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेरेस्ट्रियल में भी आपको बताया, कहीं मरुस्थल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पे आपको ये मालूम है मैदान है। तो देखो, विभिन्न आवासों की यात्रा करेंगे। कुछ स्थलीय आवास देखो, है ना। स्थलीय आवास का मतलब धरती पर रहने वाले जीव जंतु या धरती पर पाए जाने वाले आवास। मरुस्थल, सबसे पहला मरुस्थल। मरुस्थल आपको पता है जहाँ पानी की अत्यंत कमी हो, शुष्क हो, गर्म वातावरण रहता हो, ये मरुस्थलीय आवास की विशेषताएं होती हैं। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल बता दिया था शुरू में, क्योंकि शुरू में हमने 2 ही उदाहरण लिए थे, एक तो जलीय जीव मछली और दूसरा मरुस्थलीय जीव ऊंट। तो वहाँ मैंने आपको मरुस्थलीय आवास की विशेषताएं भी बताई थी, और ऊंट यानी मरुस्थल में रहने के लिए किस प्रकार वो अनुकूलन डेवलप करता है या क्या क्या विशेषताएं उसके शरीर में पाई जाती है वो भी बताई थी। जैसे उसके पैर लंबे होते हैं, ठीक है, काफ़ी दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है, गाढ़ा मूत्र उत्सर्जित करता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, वो देखेंगे हम लोग। तो मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, है ना, क्योंकि उनके पैर इतने लंबे नहीं होते कि जब ज़मीन तपे तो वो काफ़ी ऊंचाई पर रहें। तो दिन के समय क्या करते हैं, गहरे नीचे भूमि के अंदर बिल जो होते हैं उसमें रहते हैं। चित्र 9.4, रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो वे जंतु बाहर निकलते हैं। इस तरह से देखो आप, है ना, सांप और चूहा देखो कैसे बिल में दिखा रखा आप, है ना, ज़मीन के कितना नीचे बिल इसमें। और रात में जब ठंड हो जाती है तो ये बाहर निकलते हैं। इसी तरह आप देखिए, मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। कैक्टस हैं बेटा ये सब। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं, चलो देखें। क्रियाकलाप 3 करेंगे इसको देखने के लिए। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 में क्रियाकलाप 4 में हमने पौधे में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। यानी गमले में लगे हुए पौधे लाओ और उसके ऊपर एक थैली बांधो। ऐसा हम लोग पहले कर चुके हैं, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो जल निकलता है उसको देखने के लिए। वैसे ही आपको बिल्कुल बांधना है इसको। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका परीक्षण कीजिए। क्या देखते हैं, क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, यानी बहुत कम। आप देखोगे कैक्टस के ऊपर आपने थैली बांधी तो उस थैली के ऊपर वाष्प के रूप में जल जो है वो ना के बराबर था। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है। अब ये देखो अनुकूलन है यहाँ से मरुस्थलीय पौधों का, कि या तो पत्ती नहीं होगी क्योंकि पत्तियों के थ्रू ही वाष्प के रूप में जल निकलता है, वाष्पोत्सर्जन होता है ज़्यादा, तो कम निष्कासित करने के लिए ये देखो मरुस्थलीय पौधों में या तो पत्तियां अनुपस्थित होंगी अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां जो है वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन ना हो। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल के ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना को आप देखते हैं, वह वास्तव में इसका तना है। यानी तना जो है हरा और मांसल हो जाता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए या पानी को इकट्ठा रखने के लिए। चित्र 9.5 में इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है, क्योंकि इनके तने हरे होते हैं। ये देखो आप, ये जो है तने देखो ग्रीन कलर के हैं, और ग्रीन कलर के तने जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता करती है। मोम जैसी परत पाई जाती है तने पे, यानी क्यूटीन की परत पाई जाती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। तो ये थे मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले कुछ जीवों के, जैसे ऊँट का, और यहाँ हमने पौधों के
आवास पढ़े, अनुकूलन पढ़े कि किस तरह से वो मरुस्थलीय आवास में रहने के योग्य बन पाते हैं। अब देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र, है ना। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होते हैं, यानी बर्फ गिरती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखें? ये देखो कैसे वृक्ष हैं, शंकुरूपी वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना, और लंबे होते हैं, बहुत लंबाई होती है, ऊंचाई होती है इनकी। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? तो देखो ये जीव हैं मरुस्थल में रहने वाले, है ना। देखो तेंदुआ है सफ़ेद रंग का ही, याक है और ये बकरी है। पहले में तो है पहाड़ी तेंदुआ, दूसरे में याक है और तीसरे में पहाड़ी बकरी है। पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं ये, ठीक है। सामान्यतः देखो वृक्षों की बात करें तो सामान्यतः शंकु के आकार के, यानी ऊपर से एकदम तीखे नोक वाले और नीचे से चौड़े ट्रायंगल शेप में शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है, निडल शेप, जिससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। अन्यथा काफ़ी टाइम तक बर्फ़ जमी रहती है तो पत्तियां खराब हो सकती है बर्फ़ से। तो ये इस प्रकार की बनावट होती है इनकी नुकीली, कि बर्फ़ जब गिरे तो आराम से बर्फ़ या जल जो वो नीचे सरक जाए। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृतियों आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन क्या हो सकता है वो देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। चित्र 9.7 में देख लिया हमने। उनकी मोटी त्वचा या फर, मैंने कहा था जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में या फिर ठंड वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनके शरीर पर फर यानी लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं और उनकी त्वचा बहुत मोटी होती है जो उन्हें सर्दी से बचाती है। मोटी त्वचा या फर ठंड से बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। तो देखो ये सब विशेषताएं हैं या अनुकूलन है जो इनको उस आवास में रहने योग्य बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। तो देखा आपने किस तरह से ये जो देखो आप, ये है पहाड़ी बकरी, ये याक है, लंबे लंबे बाल है ना, ये तेंदुआ है, देखो कितनी मोटी फर है ना, देख रहे हो आप। तो इस तरह से ये जीव यानी कोई भी जीव जिस तरह के वातावरण में रहने लग गया उस वातावरण में जीवित रहने के लिए उसके शरीर में धीरे धीरे वैसी विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं जो कि अनुकूलन कहलाते हैं और इन अनुकूलनों की वजह से ही ये उस आवास में जीवित रह पाते हैं। अगर अनुकूलन विकसित नहीं होते हैं किसी जीव में तो वो जीव मर जाता है। अगर हम लोग कहीं रहेंगे और वहाँ के वातावरण से समायोजन नहीं कर पाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से अनुकूलन जो है वो ऐसे विशेष लक्षण होते हैं या विशेषताएं होती है जीव के शरीर की जो उसे उस वातावरण में रहने के योग्य बनाती है। तो बच्चों यहाँ से आज का काम जो है आपका HW वो ये है कि मैंने आपको दो तरह के आवास बताए हैं, एक मरुस्थलीय आवास और एक बताया है मैंने आपको पर्वतीय आवास, और दोनों में ही जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय और पर्वतीय आवास में रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अनुकूलन आपको यहाँ से लिखने हैं आज। ओके स्टूडेंट्स, और पाठ को आगे बढ़ाएंगे कल के वीडियो से।